हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कंचन कायरी, योर सोशल टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हमारी अर्थ पर 1000 ईयर्स कई हज़ारों सालों से चेंजेस होते आ रहे हैं कस्टम्स वगैरह में। उन सब के बारे में कैसे क्या चेंजेस हुए वो सब हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये दो मैप दिख रहे हैं आपको। ये फर्स्ट वाला अल इदरीसी अरब जोग्राफर ने बनाया है 12th सेंचुरी में, और ये वाला जो है वो एक 18th सेंचुरी अर्ली 18th सेंचुरी में एक कार्टोग्राफर ने बनाया है। ये दोनों ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारे चेंजेस हैं। आप देखिए, ऑब्जर्व मैप 1 and 2। द अरब जोग्राफर अल इदरीसी मेड मैप 1 in 1154। 1100 फर्स्ट वाला जो है वो अरब जोग्राफर इदरीसी ने 1154 में बनाया था, और ये एक उसके इंडिया वर्ल्ड का जो मैप था उसका एक छोटा सा पार्ट था। उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल बताई गई है। और फ्रेंच कार्टोग्राफर मेड मैप 2 in the 1720s। और ये जो सेकेंड वाला जो है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, उसने 1720s में बनाया था। इवन थ्रो बोथ द मैप्स डिपिक्ट द सेम एरिया, दोनों ही सेम एरिया दिखा रहे हैं, बट स्टिल दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इन द मैप ऑफ अल इदरीसी, साउथ इंडिया इज प्लेस वेयर नॉर्थ इंडिया इज एक्सपेक्टेड एंड श्रीलंका इज शोन एज द आइलैंड एट द टॉप। कि अल इदरीसी के मैप में देखा जाए तो वहाँ नॉर्थ इंडिया की जगह साउथ इंडिया दिखा रखा है और श्रीलंका को टॉप पे दिखा रखा है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, प्लेस के जो नेम है वो अरेबिक में बता रखे हैं। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, कुछ जाने पहचाने नाम जिनको हम कह सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1 एंड मैप 2 वॉज मेड, विच इंक्लूड कंसिडरेबली चेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। इन कुछ इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हुए इस मैप 1 और मैप 2 के बाद में 600 ईयर्स बाद में एक दूसरे मैप बनाए गए थे। दिस मैप इज़ मोर फेमिलियर टू अस। ये वाले जो बाद के जो 600 ईयर्स बाद वाला जो मैप था वो हमारे बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। एंड स्पेशली द कोस्टल एरियाज आर शोन इन डिटेल, और कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाके यहाँ पर बहुत डिटेल में दिखाए गए थे। दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयगेज। ये जो मैप था वो यूरोपियन सेलर्स और जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी समुद्री यात्राओं में यूज़ किया था। द फैक्ट देयर वॉज अ डिफरेंस इन द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी इन द टू पीरियड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कि दो पीरियड के अंदर जो फैक्ट होता है, जो डिफरेंस होता है कार्टोग्राफी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द हिस्टोरियंस नीड टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, the contexts in which information about the past was produced when they read documents, map and text from the past। हिस्टोरियंस को अगर वो जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं या इन्फॉर्मेशन पास्ट के बारे में कोई भी पढ़ते हैं, तो उनको उसके प्रति संवेदनशील रहते हुए उन बैकग्राउंड्स के प्रति, और फिर उनको उसका अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो पहले क्या टर्म यूज़ करते थे और अभी क्या टर्म यूज़ करते हैं, वही टर्म का पहले क्या मीनिंग लगाते थे और अभी क्या मीनिंग लगाते हैं, इनके भी चेंज होता था। इसी को हम पढ़ेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। कैन इट बी सेड दैट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स वुड हैव ऑल्सो चेंज्ड इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस ओवर टाइम। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो कंटेंट है उसका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है तो लैंग्वेज और उसके मीनिंग में भी चेंज आता है। ओवर द ईयर्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैव चेंज टू अ लार्जर एक्सटेंस एज दे एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। कि जैसे जैसे टाइम निकलते गया, ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे उनमें भी चेंज आता गया। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, मिडाइवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मिडाइवल पर्शियन थे वो आज के मॉडर्न पर्शियन से अलग थे। नॉट ओनली ग्रामर एंड वोकेबलरी हैज़ चेंज ओवर टाइम बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैव ऑल्सो चेंज। ना केवल ग्रामर और वोकेबलरी टाइम के साथ चेंज हुई है, बल्कि उनका मीनिंग भी चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द टर्म हिंदुस्तान। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान नाम ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम इसको आज के भारत, आज के इंडिया के रूप में इसको समझते हैं। इन द 19th सेंचुरी व्हेन द टर्म वॉज यूज बाय मिन्हाज ए सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, the modern in the 19th century when the term was used by मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ने जब 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में इसको यूज़ किया था, जो पर्शियन में लिखता था, उसका मतलब
इससे क्या था, ही मीन वो एरिया, द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द रिवर ऑफ गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के बीच की ज़मीन, पंजाब, हरियाणा, ये सबसे वो हिंदुस्तान का उसने मीनिंग लगाया था। द टर्म वॉज यूज बाय हिम इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस टर्म का यूज उसने सिर्फ राजनीतिक रूप से किया था कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो भी ज़मीन आती है उसको उसने हिंदुस्तान कहा। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट साउथ इंडिया वॉज नेवर इंक्लूडेड इन द टर्म। अब ये जो टर्म था एरिया, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये टर्म भी हिंदुस्तान का उसके साथ साथ बढ़ता गया, बस साउथ इंडिया को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने हिंदुस्तान का यूज़ किया था यहाँ की कल्चर, यहाँ का जो फोना था, यहाँ की ज्योग्राफी थी, उन सबको दिखाने के लिए। सिमिलरली इन द 40th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद। इसी तरीके से अमीर खुसरो ने भी 40th सेंचुरी में हिंद वर्ड यूज़ किया था। विल रीड अबाउट दिस लेटर इन द चैप्टर। हम चैप्टर में उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। इस हिंदुस्तान टर्म का कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय मीनिंग नहीं कहा जा सकता है जो कि उसके आज से एसोसिएटेड हो। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चर एंटाइटेड लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, कि इंडिया की जो जोग्राफिकल जो उसका था, उसका जो संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक जो सत्ता थी, उसको देखते हुए उसके लिए यूज़ किया गया था। सेवरल टर्म्स मीन्ड डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट देयरफॉर। कुछ टर्म जो ऐसे थे वो पास्ट में जो थे उससे आज डिफरेंट है उनका मीनिंग। हिस्टोरियन हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स यूज दे यूज़ टुडे। तो आज अगर वो उनको यूज़ करते हैं तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली यूज़ करें। जैसे कि फॉर इंस्टेंस टेक अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, जैसे कि आप फॉरेनर को ले लीजिए। आज टुडे इट इज़ यूज टू डिनोट समवन हु इज़ नॉट एन इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। आज हम जो इंडिया का नहीं है उसके लिए फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं, पर मिडाइवल पीरियड में ऐसा नहीं था। अ फॉरेनर वॉज अंडरस्टूड एज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड in a specific village and was not a part of that society or culture in the medieval period. medieval period में उसे एक स्ट्रेंजर या फिर जो कि उनके किसी स्पेशल विलेज से होता था, उनकी सोसाइटी का, उनके समाज का, उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उससे फॉरेनर कहा जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब, हिंदी में परदेसी वर्ड का यूज़ किया जाता था ऐसे बताने के लिए। सच अ पर्सन एंड अजनबी इन पर्शियन, और पर्शियन में उसे अजनबी बुलाया जाता था। अ सिटी ड्वेलर हैंस माइट कंसिडर अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर, एक सिटी का रहने वाला, जंगल में रहने वाले को फॉरेनर कह सकता है, फॉरेनर समझ सकता है। बट इफ़ टू पीजेंट हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस, लेकिन अगर दो किसान हैं, दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, बट वो सेम विलेज में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हो सकते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हिस्टोरियंस और उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज वॉज यूज बाय द हिस्टोरियंस टू स्टडी एंड लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर फाइंडिंग्स। कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको पास्ट के बारे में स्टडी करनी है कि जो उस पीरियड, उनकी जो स्टडी का पीरियड है उस पर डिपेंड करता है, जो फाइंडिंग्स मिलती है उस पर डिपेंड करता है। उसके लिए अलग अलग टाइप के सोर्स वो यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन क्लास 6 यू रीड अबाउट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन, जैसे कि आपने क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट 1000 ईयर्स जैसे कि 700 to 1750 के बारे में, 50 तक जो भी हुआ था वो इस बुक में आप पढ़ेंगे। द सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड शो सम कंटिन्यूटी, कि हिस्टोरियंस जिन्होंने इस पीरियड की स्टडी के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए थे उसमें कुछ कंटिन्यूटी दिखाई थी। दे विल डिपेंड ऑन, वो किस पे निर्भर करते थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए थे। देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज टू लार्ज एक्सटेंट्स। हाँ, ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनको देखते हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी थी इस पीरियड में, बहुत सारे थे वो, और एक बहुत बड़ा एक्सटेंट वो बढ़ गए थे, बढ़ते रहे थे, बढ़े हुए थे, तो उसमें डिसकंटिन्यूटी दिखती थी। द अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वर स्लोली डिस्प्लेस्ड बाय देम, और दूसरी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे उन्होंने डिस्प्लेस कर दी थी। पेपर बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में पेपर बहुत चीप था और बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता था। इन ऑर्डर टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंस,
petitions and judicial records and for registers of account and taxes. Paper was used by people. कि लोग अपने पवित्र जो शिक्षाएं लिखने के लिए, राजाओं के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, संतों की शिक्षा लिखने के लिए, अकाउंट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह को रजिस्टर करने के लिए पेपर का यूज़ करते थे. वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स कलेक्ट द मनुस्क्रिप्ट्स. जो अमीर लोग होते थे, जो राजा होते थे, जो टेम्पल्स वगैरह जो थे, वो सब मनुस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके रखते थे और उनको लाइब्रेरीज में, आर्चीज में रखते थे. दीज मनुस्क्रिप्ट्स एंड documents are difficult to use but they serve as the source of a lot detailed information for historians. ये इनको रखना और यूज़ करना तो डिफरेंट था और डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी हिस्टोरियंस के लिए. इन दोज डेज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड एज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस. उन्हीं दिनों में जो स्क्राइब्स होते थे, यानी कि उनके जो लिखने वाले होते थे, एक लिखने के बाद में दूसरों को लिखने के लिए दे देते, वो स्क्राइब्स होते थे. तो वो क्या करते थे, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं. इफ़ यू एवर हैव कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट देयर इज़ नॉट अ सिंपल टास्क. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड की कॉपी से होमवर्क कॉपी करते हैं तो कोई ईजी बात नहीं है, कि कभी कभी आपको देखना पड़ेगा कि उसने जो लिखा हुआ है, आपकी फ्रेंड की हैंड राइटिंग कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगी. उसका रिजल्ट ये होगा कि आप उसमें कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हो जाएंगे उसके वर्क में और आपके वर्क में. तो इसी तरीके से मनुस्क्रिप्ट में भी होता था. मनुस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सिमिलर टू दिस. स्क्राइब ऑल्सो मेक स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड और अ सेंटेंस वाइल कॉपिंग द मनुस्क्रिप्ट की कॉपी करते हुए स्क्राइब्स क्या करते थे, उसमें वैसे छोटे छोटे चेंजेस कर ही देते थे. कभी कभी उनको कुछ समझ में नहीं आता था. अंटिल मनुस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम लार्जली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. कि एक ही टेक्स्ट की जो मनुस्क्रिप्ट होती थी वो एक दूसरे से बहुत थोड़ी अलग होती थी. दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग. और ये जो छोटे छोटे डिफरेंस होते थे वो धीरे धीरे जितनी कॉपी होती जाती थी उतने बढ़ते जाते थे. We rarely find traces of the original manuscript of the author today and therefore causes a very serious problem and one depends on the copies made by later scribers. कि हम ये कह सकते हैं कि हमको जो ओरिजिनल कॉपी होती है मनुस्क्रिप्ट की वो तो हम रेयरली कहीं से शायद ही हमको मिल पाए, तो हमको उन्हीं कॉपीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है. और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि हमको उन पर बाद में जो स्क्राइब्स ने कॉपी की थी उन कॉपी पर डिपेंड रहना पड़ता है. और हमें तब से अभी के बीच में जो चेंजेस में जो वहाँ उस टाइम का जो मेन जो ओरिजिनल जो बात थी वो हमें शायद कुछ चेंज होके ही मिलेगी. रिजल्टिंग इन ऑर्डर टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. कि उसने ओरिजिनली क्या लिखा होगा हम गैस ही कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट. और कि उसने क्या लिखा था ये अगर बहुत अच्छे से हिस्टोरियन समझना चाहते हैं तो उन्हें एक ही टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स को रीड करना होता है. एट डिफरेंट टाइम्स ऑन सर्टेन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स. अलग अलग टाइम पे कुछ ओकेशंस पर ऑथर्स अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे. द 40th सेंचुरी क्रॉनिकलर, एक 40th सेंचुरी का क्रॉनिकल था, जियाउद्दीन बरानी, रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर. और उसने पहला तो लिखा 1356 में और उसी का दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद में. The two differ from each other until the 1960s. The historians were not aware about the existence of the first version. In large library collections, it remained lost. कि historians इसके बारे में बिल्कुल अनजान थे जब तक उनको इसके बारे में पता नहीं था फर्स्ट वर्जन के बारे में. और ये लॉस्ट लार्ज जो लाइब्रेरी कलेक्शन होता है उसमें ये कहीं गुम हो गया है. पेपर की वैल्यू बहुत होती थी, पहले भी होती थी. मिड 30th सेंचुरी में हम पेपर की वैल्यू ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्कॉलर को बुक की कॉपी करनी थी, उसके पास में पेपर नहीं था, तो उसने मनुस्क्रिप्ट का जो पेपर थे उनको, जिनको वो वॉश नहीं करना चाहता था, उनको उसने वॉश किया, उसकी राइटिंग मिटाई और फिर उसको सुखाकर फिर से उसको यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया. और तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर जो था वो 13th में तो एक्सपेंसिव रहा होगा और 14th सेंचुरी में वो ईज़िली अवेलेबल होने लग गया था. यहाँ पर आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश होता है. आगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.